Good morning, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, your voice is not clear. सर आवाज नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या सब बोल रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा। Sir, your voice is not audible. सर सर नहीं दे रहा है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे सर रुकिए, आवाज नहीं आ रही है। क्या सब बोल रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा। पढ़ा आवाज दीजिए नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सुन भी नहीं रहे क्या सर? बाहर है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। पगला गया। सही में सर सुनाई नहीं दे रहा है आपको। चश्मा क्या सर्कल सर्कल में पढ़ा रहे हैं सर, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। सर आप मिस्टर इंडिया हो गए हैं। ना सुन रहे हैं ना सुना रहे हैं कुछ। ईयर ड्रम फट गया है क्या सर? वॉइस बॉक्स भी खत्म हो गया है। सर का कान काम नहीं कर रहा है। सर अरे सर सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर को भी नहीं सुनाई दे रहा है। सब लोग मीटिंग लीव कर दो। सर को पता भी नहीं चलेगा, वो पढ़ाते रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोल के क्या करोगे? सब बता दिया है यार, बोलने से कोई फायदा नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज ही नहीं आ रही है तो क्या? सर को दिखाई भी नहीं दे रहा है, सब हैंड टच किए हैं। अपने आप के लिए पढ़ रहा है सर। सर किसको रिवीजन पढ़ा कर रहे रहे हैं हैं। आप? कहीं पेपर देने जाएंगे क्या सर?
कुछ पढ़ रहे रिकॉर्डिंग चालू अरे। कर दिए हैं। यूट्यूब पे चला जाएगा ऐसे ही। अरे रोबोट सांकेतिक भाषा का यूज कर रहे हैं। तो क्या हाँ हाँ अरे यार कोई यस सर कोई समझ में आ वीडियो गया ऑन सर। करके बोलो, वीडियो ऑन करके बोलो कोई। अरे सर श्रेयांश बोलो रिवीजन वीडियो करेंगे ऑन है क्या? तुम्हारा, बोलो सर को। श्रेयांश बोलो वीडियो ऑन है तुम्हारा। मेरा तो नेट ही नहीं पकड़ रहा। टावर गड़वा लो। फ्रांस अमेरिकन लेडी बोलो कुछ। क्या बोले, मैं नेट नहीं पकड़ रहा है, हम क्या बोलेंगे। अब बोलो जाके। अरे हाथी रात पर पॉज है। बोलो श्रेयांश। अरे बोलो मत, इशारा कर दो। हाँ यस सर समझ आ गया बिल्कुल। सब चले जाओ इस पर। सब क्लास से बाहर जाओ। तुम बैठो। अनुराग चलो मीटिंग लीव कर दिया। सर समझ जाओ, आ गया। खेलने गेम पीरियड है। हेलो, अब आ रहा है सर। अब आ रहा है सर। हाँ हेलो। सर शुरू से पढ़ाइए। अब आ रहा सर, शुरू से पढ़ाइए। कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। इसका मतलब क्या आप बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं समझ में शुरू आया। से पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, हम शुरू से नेट आता सर। आपको बता रहे हैं। देखिए, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन हमने आपको हेडिंग लिखा है, आप फिर से सुनिए। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो उस बॉडी का स्पीड जो है सर्कुलर पाथ के ईच पॉइंट पर सेम रहता है, बट डायरेक्शन चेंज होता रहता है। और उसके डायरेक्शन चेंज होने से उस बॉडी पर एक एक्सीलरेशन काम करना शुरू कर देता है, जिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ होता है, इसलिए उस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि when the body moves with constant speed on the circular path, then the speed of the body at every point is remain constant, but due to change the direction, its velocity changes, and the rate of change of velocity is called the acceleration. So an acceleration work on the body towards the center is called the centripetal accelerations. Is called the centripetal accelerations. ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का डेफिनेशन हुआ। अब रही बात सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के फार्मूले को हम डिराइव कैसे करेंगे, तो आइए हम सबसे पहले एक डायग्राम फॉर्म किए हैं। यह एक आपका सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ का समझा दीजिए। ये बताइए, हमने डेफिनेशन आपको एक बार और बोलो। फिर से सुनो। व्हेन द बॉडी मूव्स, यहीं पर देखो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के ए पर जो है कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी v1 है, और डेल्टा टी टाइम में ये बॉडी जो है ए से बी पर मूव कर जा रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना हमने दिखाया, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट को होने में टाइम डेल्टा टी हमने सपोज किया है, डेल्टा टी टाइम सपोज किया है, याद रखना। तो ये पर बॉडी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिया जो v1 है,
जब बॉडी ए से बी पर मूव कर जा रही है तो यहां पर टेंजेंट लाइन हमने ड्रा कर दिया और यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 हो गया। लेकिन ये वेलोसिटी v1 v2 है, लेकिन ये v1 और v2 का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन के चेंज होने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो ये वेलोसिटी ए पर है तो v1 है, और b पर पहुंच जा रही है तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो v1 से v2 वेलोसिटी चेंज हुआ है, इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। कितने टाइम में? डेल्टा t टाइम में। तो आपने पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। इसका मतलब कि जब बॉडी ए से बी पर मूव कर रही है तो उसके अंदर उसका चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी होने से उस बॉडी पर एक्सेलरेशन वर्क करना शुरू कर देता है, जिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सेंटर की तरफ होता है। इसलिए उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं। ये डायग्राम आपको मैंने बताया, जिसको हमने डिफाइन किया, फिर से आप सुन सकते हैं। व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, then the speed of the body remain constant at every point, but due to change the direction its velocity changes, and the rate of change of velocity is called the acceleration. So on the circular path, and acceleration is work on the body whose direction towards the center is called the centripetal acceleration. ये आपको स्टेप बताया गया। हेलो, एक्सेलरेशन ठीक है, समझ में आया? तो आइए इस फार्मूले को हम डिराइव करते हैं। आप बताओ कि जब बॉडी ए से बी पर मूव कर जा रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हुआ है डेल्टा टी टाइम में, जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा थीटा लिया है। एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, यानी v1 से जो v2 वेलोसिटी चेंज हुआ है, इसका कितना मतलब कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, उस चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर मैंने फिगर प्लॉट किया है। एक पॉइंट हमने P एज्यूम्ड कर लिया, इस पॉइंट पर डेल्टा थीटा एंगल पर हमने दो लाइन ड्रा कर दिया, और ये दोनों लाइन आपका वेलोसिटी v1 और ये v2 को शो कर रही है। डायग्राम देखिए, डेल्टा थीटा एंगल पर दो हमने इक्वल लाइन ड्रा किया है, इक्वल लाइन ड्रा किया है। डेल्टा थीटा एंगल पर दो इक्वल लाइन ड्रा किया है, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। चलिए इसका नाम हमने पीएम सपोज कर लिया, इसका नाम हमने एन ले लिया, और इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। ये लाइन एमएन है, यह एमएन लाइन जो है वो v2 माइनस v1 को शो कर रहा है, v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डेल्टा v। इस पॉइंट को फिर समझिए, हमको v1 से v2 वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, उस चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक अलग से डायग्राम प्लॉट किया है। इस डायग्राम को प्लॉट करने के लिए हमने एक पॉइंट P एज्यूम्ड कर लिया। इस पॉइंट P पर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा के बराबर दो इक्वल लाइन हमने ड्रा कर दिया। ये दोनों इक्वल लाइन वेलोसिटी v1 और v2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने pm और इसको pn सपोज कर लिया। हमको mn निकालना है, तो mn निकालना है तो फिर n के जो है, n की वेलोसिटी v2 है और m की वेलोसिटी v1 है। अगर mn निकालना है तो n की वेलोसिटी में से m की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो ये v2 माइनस v1 निकल जाएगा, और v2 माइनस v1 को हम शॉर्ट में डेल्टा भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन बाय द ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ के अंतर्गत आपने स्टडी किया होगा। सपोज कर लीजिए, इसको ए बी सपोज कर लेते हैं और इसको हम ए सी सपोज कर लेते हैं, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो आपने स्टडी किया होगा कि वेक्टर ए सी जो है वेक्टर ए बी आप प्लस वेक्टर बी सी के यस सर, स्टडी किया होगा वेक्टर चैप्टर के अंतर्गत। अब आइए इसी पर यहां से स्टेप ले रहे हैं हम, इसको हमने ले लिया। अब सपोज कर लीजिए कि ये ए बी हो गया, और इस वेक्टर का नाम हमने ले लिया, इसको हमने ए सी ले लिया। सपोज कर लीजिए ये ए बी है, ये ए सी, ये आपका ए सी है और ये आपका बी सी हो गया।
अगर हमको BC निकालना है तो आप बताइए कि यहाँ से BC निकालना है तो हम AC में से AB को क्या कर देंगे, वेक्टर AC माइनस वेक्टर AB, और ये हो जाएगा वेक्टर ट्रांसपोज कर दिया हमने। BC का वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया वेक्टर AC माइनस AB, और ये BC का वैल्यू हो गया। तो बताओ कि जब वेक्टर BC निकालना है तो C के पोजीशन वेक्टर में से हम B के पोजीशन वेक्टर को जब माइनस कर दे रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है। देखो C का पोजीशन वेक्टर AC हो गया, और फिर B का पोजीशन वेक्टर AB हो गया। तो AC में से AB को माइनस करेंगे तो BC निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर MN निकालना है तो फिर N के पोजीशन में से हम M के पोजीशन को माइनस करेंगे। इस नियम को यहां पर अप्लाई कर दोगे आप तो MN इज इक्वल टू वेक्टर MN इज इक्वल टू वेक्टर PN माइनस वेक्टर PM। ठीक ये फार्मूला अप्लाई किए हैं आपको यहाँ पर। आप बताइए कि PN आपका वेक्टर V2 हो गया और PM हो गया वेक्टर VN हो गया, और V2 माइनस वेक्टर VN को हम शॉर्ट में डेल्टा V लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो है अगर MN निकालना है तो MN का वैल्यू होगा वेक्टर V2 माइनस V1, एंड वेक्टर V2 माइनस V1 इज रिटेन इन द शॉर्ट फॉर्म डेल्टा V, एंड डेल्टा V इज कॉल्ड द चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी है आपका। चलिए अगर डायग्राम आपको कंफर्म हो गया तो अब हमको जो है चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो आप जरा ये बताइए, इस ट्राइंगल को देखिए OAB, जिसमें OA और OB दोनों का लेंथ इक्वल है और इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। यहां पर जो मैंने ट्राइंगल बनाया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा पर दो इक्वल लाइन ड्रा किए हैं, और इक्वल लाइन जो है वेक्टर V1 और V2 को शो कर रहा है। ये क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि यहां से दोनों को इक्वल लाइन आपने क्यों खींचा है, इसलिए क्योंकि पहले ही आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि वेक्टर V1 मॉड इज इक्वल टू वेक्टर V2 मॉड इज इक्वल टू V। यानी जब इस वेक्टर V1 का मॉड निकाल देंगे तो स्पीड हो जाएगा, वेक्टर V2 का मॉड निकालेंगे तो स्पीड हो जाएगा। और आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया गया है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उस बॉडी का स्पीड इस पॉइंट पर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, उस बॉडी का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए V1 और V2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका स्पीड होगा और स्पीड इस पॉइंट पर सेम होगा। इसका मतलब इसीलिए हमने यहां से दो इक्वल लाइन ड्रा की है। ये आ गया आपका वेक्टर V1 को शो कर रहा है, ये वेक्टर V2 को शो कर रहा है, ये वेलोसिटी V1 और ये वेलोसिटी V2। लेकिन जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में चले जाएंगे तो ये दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दो इक्वल लाइन ड्रा किए हैं। PM and PN both are equal line that is denoted to the velocity V1 and V2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। यानी डेल्टा थीटा पर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा पर दो इक्वल लाइन ड्रा कर दिया, जिसमें से ये लाइन V1 और ये लाइन V2, और MN जो है चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंतर्गत कि दो अगर ट्राइंगल्स आपको दिया जाए, सपोज कर लीजिए ये आपके सामने हमने दो ट्राइंगल लिख दिया ABC और इसका नाम लिखा DEF, और याद रखिए आप लोग कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल्स है, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल सिमिलर ट्रायंगल, समझ में आया। और इस ट्राइंगल के दो साइड और इनके बीच के एंगल अगर सेम है तो वे दोनों ट्राइंगल सिमिलरिटी के नियम का फॉलो कर जाएंगे। यानी टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ द एंगुलर डिस्प्लेस इफ द एंगल बिटवीन two sides is remain same and both sides are also equal, then both triangles are said to be the similar, and if the two triangles are similar then its corresponding sides are in equal proportionals। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है, जो रेडियस r को शो किया गया है उनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। यहाँ पर जो ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा लिए हैं, और डेल्टा थीटा पर दो मैंने इक्वल लाइन खींचा है। तो यहाँ भी ये दोनों लाइन इक्वल है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। यहाँ भी जो है आपका दोनों लाइन इक्वल है, इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। तो बाय मैथमेटिकल conclusion you can say that triangle OAB and triangle PMN are the similar triangles। OAB similar triangle PMN। और आपको पता है कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो
एक ट्राइंगल के टू साइड्स का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के टू साइड्स के रेशियो के इक्वल्स होगा। तो आइए इस ट्राइंगल्स में आ जाइए, ए बी अपान ओ ए बी अपान ओ ए। चलिए ए बी और ओ ए मैंने ले लिया। और जब सिमिलरिटी के नियम जा रहे हैं तो ए बी के सामने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, तो यहां पर डेल्टा थीटा के सामने का साइड क्या है, एम एन है, तो ये हो जाएगा एम एन, ठीक है। और यहां पर साइड आप ले लीजिए पी एम। तो देखिए हमने क्या लिखा कि इसके टू साइड का रेशियो और इसके टू साइड के रेशियो को इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल कर दिया? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो वैल्यू पुट अप करिए। ए से बी तक आपका जो वैल्यू है वो डेल्टा यस है, ओ से ए तक क्या है आपका वैल्यू आर है। यम एन क्या है? तो यम एन जो है V2 माइनस V1, जिसको शॉर्ट में हमने डेल्टा भी लिखा है। और पीएम क्या है? पीएम, तब पीएम वेक्टर V1 को शो कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि V1 और V2 का मैग्नीट्यूड सेम, जिसको क्या लिया गया है, भी लिया गया है वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है कि डेल्टा यस अपान आर इजिकल टू डेल्टा V अपान V। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी जब ए से बी पर मूव कर रही थी तो हमने टाइम टेकन कितना लिया था, डेल्टा टी मैंने लिया था, अज्यूम किया था। आइए अब हम दोनों तरफ यानी डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए आप। जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे आप तो देखिए यहां पर वैल्यू होगा 1 अपान आर डेल्टा यस अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपान V एंड डेल्टा V अपान डेल्टा टी। हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड डेल्टा टी से। 1 अपान आर लिमिट 1 अपान आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा यस अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपान V लिमिट डेल्टा V अपान डेल्टा टी। और आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने में अगर टाइम इंटरवल बहुत लिस्ट लिया जाए तो उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक वर्ड ऐड होता है इंस्टेंटेनियस। तो आप बताइए ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो 1 अपान आर और ये हो जाएगा V 1 अपान V, और ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डेल्टा V अपान डेल्टा टी ए हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा V स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, ये हो गया। इसको अरेंज कर दीजिए, ए इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो ये इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर क्या है? तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशंस। तो आपने देखा कि हमने सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के फार्मूले को डिराइव किया, ये इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। इसका कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप रिमार्क कर लीजिए। इस डेल्टा थीटा को आप 0 कर दीजिए। सर इधर वाला लाइन एक बार और बताइए, इस लाइन जो लास्ट में बताया है उधर वाला, बस जो वाला। यस सर। यहाँ से देखिए, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी। हम डेल्टा टी से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए 1 अपान आर डेल्टा यस अपान डेल्टा टी डिवाइड कर दिए। ये हो गया 1 अपान V डेल्टा V अपान डेल्टा टी। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड करती हैं। फिर दोनों तरफ हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट यल आई एम, शॉर्ट में यल आई एम लिखते हैं जिसको रीडिंग करते हैं लिमिट। तो 1 बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा यस अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपान V लिमिट डेल्टा V अपान डेल्टा टी। और आपने पढ़ा होगा कि 1 अपान आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ऑफ एस अपान डेल्टा टी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, जिसको V से मैंने शो कर दिया। 1 अपान V और लिमिट डेल्टा V अपान डेल्टा टी को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहेंगे आप, जिसको ए से मैंने डिनोट कर दिया।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ए हो गया। इसी को सीक्वेंस में अरेंज करके मैंने लिखा a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, और यही फार्मूला है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशंस का। तो इस तरीके से मैंने सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फार्मूला डिराइव कर दिया। अब आइए इस फार्मूले पर एक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं कि इफ t टेंड्स टू 0, इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी अगर टाइम इंटरवल को हम 0 कर दें, क्योंकि ए से बी तक मूव करने में हमने टाइम डेल्टा t माने हैं, तो अगर डेल्टा t अगर 0 होगा तो उस समय ये v1 और v2 कंसाइड कर जाएंगे, यानी ये v2 v1 पर आ जाएगा। इस पॉइंट को रिमार्क कर लीजिएगा। इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 देन वेक्टर v1 ऑन v2, यानी v1 और v2 वेलोसिटी जो हमने v1 और v2 वेलोसिटी जो सपोज किए हैं, ये दोनों एक दूसरे पर कंसाइड कर जाएंगे। जब कंसाइड कर जाएंगे यानी ये pm और ये pn दोनों लाइन एक दूसरे पर कंसाइड करेंगे, यानी वो लाइन इस तरीके से आ जाएगी आपकी, ये इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन कब होगा ये कंडीशन? जब हम टाइम को 0 मानेंगे तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये भी 0 होगा। इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, और डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया कि v1 और v2 दोनों एक दूसरे पर कंसाइड कर गए। और जब दोनों कंसाइड कर गए तो वो कंसाइड इस तरह से होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब जरा यहां पर आ जाइए, अगर ये डेल्टा थीटा को 0 करेंगे तो ये v1 v2 दोनों एक पॉइंट पर आ जाएंगे, कंसाइड कर जाएंगे, और ये v1 v2 इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन खींचा जाए तो टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली रेडियस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये v1 और v2 जब कंसाइड कर जाएंगे तो यहां पर एंगल तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि v1 और v2 कंसाइड कर गए तो ये रेडियस जा करके इस टेंजेंट लाइन पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। यहां भी आप देख रहे हैं कि जब हमने डेल्टा t को 0 कर दिया तो डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, तो तब v1 v2 कंसाइड कर गए और इस mn पर परपेंडिकुलर हो गए, और mn ही चेंज इन वेलोसिटी को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पर जब दोनों कंसाइड कर जाएंगे तो कंसाइड करने के बाद चेंज इन वेलोसिटी जो होगा इस रेडियस के डायरेक्शंस में होगा, क्योंकि रेडियस ही इस पर परपेंडिकुलर है। तो कंफर्म होता है, इस कॉन्सेप्ट से ये पॉइंट निकलता है कि जो ये एक्सीलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। इसलिए इस एक्सीलरेशन को कहा गया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशंस। पूछा जाता है कि आप कैसे कहोगे, आप किस बेस पर कहेंगे कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है, सेंटर की तरफ होता है? कैसे कहेंगे? उसको कहने के लिए यहां पर पॉइंट दिया गया कि अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा थीटा टेंड्स टू भी 0 होगा, और जब डेल्टा थीटा 0 होगा तो ये v1 और v2 दोनों एक लाइन पर आकर पड़ जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर आकर पड़ेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जा करके mn पर परपेंडिकुलर होगा, और ये mn लाइन ही चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब इस पॉइंट को इस फिगर पर सेट कर लीजिए, अगर ये v1 v2 दोनों कंसाइड कर गए तो इसका चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस पर। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो आपका इस रेडियस, यानी ये टेंजेंट लाइन हो गया, ये टेंजेंट लाइन हो गया और ये रेडियस हो गया, दोनों आकर के एक दूसरे पर यहाँ परपेंडिकुलर कर रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर ये जाकर के लाइन परपेंडिकुलर कर रही है। तो यहाँ पर v1 और v2 कंसाइड करने पर इनका चेंज इन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो रेडियस के एलांग्स होगा। क्यों रेडियस के एलांग होगा? क्योंकि रेडियस ही इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इस रीजन से हम ये कहते हैं कि सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने से उस बॉडी पर एक्सीलरेशन काम करना शुरू कर देता है, जिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होता है, जिस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये था आपका डेरिवेशन सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशंस का। अब आइए इसी से रिलेटेड और कुछ सर। हेलो सर, डायरेक्शन तो आप बता रहे हैं 90 डिग्री से, मतलब उस साइड है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ है एक्सेलरेशन का? अच्छा, तो ये बताओ, ये सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ पर यहाँ टेंजेंट लाइन खींचो, एंगल कितना बनेगा? यस सर, 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री 90 डिग्री बनेगा। ठीक उसी स्टेप को लेकर के आओ।
जब V1 और V2 कंसाइड कर जाएगा तो दोनों इस टेंजेंट लाइन द्वारा इस लाइन द्वारा शो करेंगे और इस लाइन पर यही रेडियस आकर के परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो कंफर्म हो गया कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ये लाइन द्वारा शो कर रहा है और यही लाइन इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर हो रही है। तो कंफर्म हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी हमेशा रेडियस के एलांग्स होगा जो सेंटर की तरफ जाएगा, जिसका डायरेक्शन, और सेंटर की तरफ डायरेक्शन जाने की वजह से ही इसका नाम रखा गया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन रखा गया इसका। एक्सेलरेशन ये मैथमेटिकल टर्म को यूज करो। इस सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन खींच दिया जाए तो टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट को रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। Yes, sir. ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको सर्किल चैप्टर के अंतर्गत मैथ में बताया होगा कि सर्किल पर कहीं भी टेंजेंट लाइन खींचा जाए तो टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो रेडियस कहलाती है एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट लाइन। Yes, sir. ये आपका पॉइंट था। ये हमारा एक्सलेशन का फार्मूला हमने डिराइव कर दिया। इस फार्मूले में और हम थोड़ा सा स्टेप को ऐड कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। तो बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो चलिए हमने यहां पर ओमेगा ले लिया। ओमेगा समझ ही रहे हो एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो लेट अस कंसीडर द बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तब ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट चेंज होगा। आपने ये रिलेशंस पढ़ा होगा V इज इक्वल टू R ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू R ओमेगा। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो ये रिलेशन जब आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू R ओमेगा तो आप बताइए कि अगर हम यहां से इस V के वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दें तो अभी आपने पढ़ा A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो V की जगह R ओमेगा लिखेंगे तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान R हो गया, R से R कैंसिल। तो आप बताइए कि ये का जो एक्सलेशन का फार्मूला हो गया R ओमेगा स्क्वायर। यानी याद रखिएगा सेंट्रीपेटल एक्सलेशन का ये भी फार्मूला होगा A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर होगा और ये भी फार्मूला है A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होगा। अब जानते हैं कि ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आपको क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी पर दिया गया है तब तो सेंट्रीपेटल एक्सलेशन इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर लीनियर वेलोसिटी के अंतर्गत जा रहा है तो उसका सेंट्रीपेटल एक्सलेशन A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इस फार्मूले से आप निकालेंगे। तो ये था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशंस। अब जब यहां तक आपको हमने बता दिया तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं ऐड करता हूं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स पॉइंट आप रिमार्क करते जाइएगा। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। साइंटिस्ट न्यूटन का लॉ आपको बताया गया है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लेकिन यहां पर हम सेकेंड लॉ को यूज कर रहे हैं। साइंटिस्ट न्यूटन ने ये अपने लॉ में बताया कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करती है। इसका मतलब कि उस बॉडी पर फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। या इसी को कन्वर्ज कर दीजिए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। अगर उस नियम को यहां पर हम ऐड कर दें तो कंफर्म हो गया कि बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन के दौरान उस बॉडी पर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन काम कर रहा। और साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा कि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब उस बॉडी पर आपका फोर्स उस डायरेक्शन में लगा हो। तो कंफर्म है कि जब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स भी काम करेगा, जिस फोर्स को ही हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो एक लाइन का डेफिनेशन होगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ए फोर्स इज वर्क ऑन द बॉडी, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं।
सिंपल सिंपल डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन towards the center and acceleration is work on the body, that acceleration is called the centripetal acceleration, and according to Newton's second law, in the direction of centripetal acceleration a force is also work on the body, that force is called the centripetal force. तो आइए, जब सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन आपने स्टडी कर लिया, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स? तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma, where m is the mass of the body and a is the accelerations. तो F is equal to m और a की जगह आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है v स्क्वायर बाई r. इस तरह से आपने सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला F is equal to mv स्क्वायर बाई r आपने स्टडी कर लिया. तो याद रखिए, ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स F is equal to mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया. तो क्या स्टडी किया आपने? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, फिर आपने स्टडी किया सेंट्रीपेटल फोर्स, आपने स्टडी किया. फिर आप चाहेंगे तो यहां से v की जगह पर इस r ओमेगा को आप पुटअप कर देंगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला चेंज हो जाएगा. तो आइए यहां पर हम इसको चेंज कर रहे हैं. इस फार्मूले में v की जगह r ओमेगा पुट कर लीजिए आप, तो v इज इक्वल टू m, v की जगह r ओमेगा लिखेंगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई r, r से r कैंसिल, सो F इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला. तो सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r भी है एंड सेंट्रीपेटल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर है. वहां आपका जो है लीनियर वेलोसिटी के रूप में है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के रूप में है. और एक पॉइंट ये आता है कि कभी कभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो वैल्यू होता है आपका 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है. जैसे आपने स्टडी किया होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, स्टडी किया होगा आपने. टाइम पीरियड है, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ by the body is called the time period and that is denoted by capital T, and that value of the time period T is equal to 2 pi by omega. यहाँ से अगर ओमेगा का वैल्यू आप निकाले तो 2 pi by capital T होगा. तो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करते समय यू कैन आल्सो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by capital T, आप पुट अप कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको डिफाइन किया गया सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशंस. अब यहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट होगा एप्लीकेशंस, एग्जांपल्स. वो एग्जांपल्स क्या है कि कोई साइकिल राइडर है, जब वो साइकिल राइडर सर्कुलर पाथ पर जब साइकिल को राइडिंग करता है तो उसका बॉडी हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ बेंट हो जाता है. क्यों बेंट होता है, इसी को हम सेंट्रीपेटल फोर्स पर एक्सप्लेन करेंगे. फिर आपने देखा होगा कि कोई रोड जब कॉर्नर पर बनाई जाती है तो उस रोड को कॉर्नर की तरफ बेंट की जाती है. क्यों बेंट की जाती है उसको समझाएंगे, आपको सेंट्रीपेटल फोर्स पर समझाएंगे. तो इस तरीके से ये आपका आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाता है. अब आपको हम इसका जो एग्जांपल्स देंगे वो आपको हम नेक्स्ट कल आपको इसका एग्जांपल दिया जाएगा. टाइम आपका कंप्लीट है.